नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है। संविधान बनने से पूर्व के कुछ जो ब्रिटिश रूल्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश एक्ट थे यानी इंग्लैंड के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वो भारत में आई और व्यापार करने के लिए आई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1757 का जो महत्वपूर्ण है, कौन सा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध था। उस युद्ध में इन्होंने क्या किया, बंगाल का जो राजा था, नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया। कारण कि सिराजुद्दौला को जो सेनापति था मीर जाफर, वो गद्दार निकला। उसके बाद मीर जाफर को इन्होंने शासक बनाया और वो फिर उस तरह इनके हाथ की ये कठपुतली बन गए थे सारे शासक। 1964 में जो बक्सर का युद्ध हुआ वो भी ब्रिटिश लोगों ने जीत लिया। उसके बाद इन्हें 1700 सॉरी ये 1764 है, ठीक है, 1964 मान लीजिए 1764। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके जो दीवानी अधिकार हैं वो इनको मिल गए थे। ठीक है, दीवानी मतलब रेवेन्यू वाले, ये अंग्रेज लोगों को मिल गए थे। तो ये ब्रिटिश से आए थे और ब्रिटिश सरकार क्या है, इस कंपनी पर कुछ रेगुलेशन लाना चाहती थी। ठीक है, उस पर कुछ नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और जो भारत के अंदर जो कंपनी है उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद से पहली बार कोई एक्ट पारित किया गया था। उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया, कंपनी है उसको के कार्य है उसको नियमित और नियंत्रित किया गया और नियंत्रित किया, यानी ब्रिटिश संसद की तरफ से उस पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको इसके माध्यम से क्या किया, स्वीकार, मान्यता दी। प्रशासनिक कार्य है उनको, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखी गई, प्रश्न आए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जो प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं वही हम देख रहे हैं। ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर था उस समय था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। इस बंगाल का गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम, पद नाम बदल के क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग था, उसको क्या बोला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो गवर्नर के साथ क्या लगा दिया गया, जनरल। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, उस समय जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो क्या बना, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का नहीं, भारत का आएगा तो अलग बात बनेगी। फिर इसी के द्वारा 1774 ईस्वी के अंदर कलकत्ता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, कलकत्ता में एक
उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इसके द्वारा क्या किया, जो कंपनी कर्मचारी हैं, ठीक है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, रिश्वत नहीं ले सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगाया। इन पे रेगुलेट करने के लिए तो ये लाया था इन सबको। तो रिश्वत नहीं ले सकते थे, भारतीय जनता से उपहार नहीं ले सकते थे, इन सब पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया इसके माध्यम से। और कंपनी पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कंपनी पे नियंत्रण रखेंगे कंपनी के कार्यों, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ऐसा पहला अधिनियम जिसके द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, वो कौन सा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो किस अधिनियम के द्वारा रखी गई है, तो ये रखी गई है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। फिर बंगाल का जो गवर्नर था उसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की इस एक्ट के द्वारा। और जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार और रिश्वत लेना और उपहार जनता से स्वीकार करना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1773 के एक्ट से ही पूछेगा कि पहला एक्ट तो 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी तो वो भी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट आता है, ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट। एक्ट या अधिनियम ये आया था 1784 के अंदर। अब इसकी खास बात क्या क्या थी, तो इसकी खास बातों में बात करें तो इसको 1781 में ब्रिटिश संसद से पारित किया गया, और इसका दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं या इसमें पूछने लायक क्वेश्चन, तो कंपनी के इसमें क्या क्या जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य है उसको अलग अलग कर दिया, राजनीतिक और नंबर दूसरा वाणिज्यिक यानी व्यापार वाले। इनका कर दिया पृथक्करण। अब राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए तो स्थापना की गई नियंत्रण बोर्ड की, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड, या अंग्रेजी में बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, क्या बोले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये राजनीतिक मामलों को देखने वाला निकाय बना दिया गया, ठीक है, ये देखता था राजनीतिक। और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक मामले हैं उनके लिए निदेशक मंडल, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। तो इसका मुख्य यही है कि इसके द्वारा कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक जो मामले थे उनको पृथक पृथक कर दिया गया। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक मामलों को देखने के लिए निदेशक मंडल की इस्तेमाल या उसकी स्थापना की गई। और इसकी और नेक्स्ट विशेषता है कि ब्रिटिश जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसको पहली बार इसमें ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में यही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 की बात करें, उसका महत्वपूर्ण है, तो मैं बात करूंगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आए थे अलग अलग,
ठीक है। तो ये मैं 1833 के चार्टर एक्ट की बात कर लेता हूँ। चार्टर एक्ट, अब चार्टर एक्ट आया 1833। इनके एक तो सन याद करने हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब, 1773। पिट्स इंडिया एक्ट कब, तो बोलोगे कि 1784। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के जो कार्य उनको नियमित और नियंत्रित किया गया, ठीक है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। और दूसरा जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके द्वारा, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका हो गया। और इसके द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल और जो राजनीतिक कार्य है उसके लिए कोर्ट ऑफ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। अब चार्टर एक्ट 1833 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सबसे पहली विशेषता की मैं बात करूं तो पहली ये है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में बनाया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल पद नाम किया था, उसी को, ठीक है, उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया, इसका पद नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल बना। अब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, ठीक है, विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग था, वो क्या बन गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल। प्रश्न आता है कई बार, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। एक तो ये काम हुआ इससे। अब नेक्स्ट काम क्या हुआ और इसमें इंपॉर्टेंट, कि कंपनी की जो व्यापारिक मामले थे उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी कंपनी को क्या बना दिया गया, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय। यानी अब उसका काम व्यापार करना नहीं था, राजनीति करना था, बना दिया। और व्यापारिक कार्यों से इसको मुक्त कर दिया, ठीक है, इसको मना कर दिया गया। फिर क्या है, इससे पहले बने थे वो कानून, वो कहलाते थे नियामक कानून। और इसके इस अधिनियम के बाद हैं, उनको क्या नाम दे दिया गया है, तो उसके बाद के अधिनियम कहलाए, ठीक है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो यही है कि व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया 1833 में। और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस वो बन गया भारत का। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिंग, ठीक है। फिर क्या है, इसमें सिविल सेवाओं हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रस्ताव था इसमें, ठीक है, प्रयास था, जिसमें क्या है, भारतीय भी उस सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकते थे। लेकिन इसका क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया, इसलिए इसमें वो खुली प्रतियोगिता का आयोजन हो नहीं पाया। दूसरा है इसमें मद्रास और चेन्नई, ठीक है, मद्रास जो चेन्नई आजकल कहलाता है, ठीक है, तो मद्रास और बंबई, ये दोनों भी ब्रिटिश प्रांत थे। उनमें क्या कहलाते थे, गवर्नर, ठीक है। इनको क्या कर दिया गया था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, उसके अधीन थे, इसलिए इन्हें विधायिका शक्ति से समाप्त कर दी। विधायिका यानी कानून बनाने वाला निकाय क्या होती है, विधायिका। तो इनसे विधायिका शक्ति है उनको छीन लिया गया, इनको नहीं दिया गया, विधायिका शक्ति मुंबई और मद्रास से छीन ली गई। तो ये महत्वपूर्ण था इसमें, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। और पहला कौन था, विलियम बेंटिंग, भारत का गवर्नर जनरल। और कंपनी के व्यापारिक जो कामकाज थे उनसे कंपनी को हटाकर कंपनी को क्या बना दिया, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय। और मद्रास और बंबई की विधायिका शक्ति वो समाप्त कर दी गई। फिर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट की बात करें तो हम कौन सा है, चार्टर अधिनियम,
ठीक है, एक और चार्टर अधिनियम आया और ये अधिनियम आया 1853 के। अब इसकी प्रमुख चीजें क्या क्या थी इस चार्टर एक्ट की, इसकी बात करें तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग। अब गवर्नर जनरल के पहले साथ में थे, इसके विधायी कार्य अलग किए, विधायी यानी कानून बनाने के, और प्रशासनिक कार्य हैं उनको भी अलग किया। एक तो ये किया, ठीक है। और विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद का गठन किया गया, 6 सदस्य, ठीक है। विधायी कार्य कौन, विधान परिषद, कितने मेंबर, 6 सदस्य। फिर क्या है, इसने जो 1833 में नहीं हो सका था वो इसने कंप्लीट किया। क्या किया कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवक, नागरिक सेवा, ठीक है। तो सिविल सेवकों के लिए क्या किया, सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता का मतलब है कि कोई भी भाग इसमें ले सकता था, भारतीय भी इसमें भाग ले सकते थे, ठीक है। तो ये है इसकी दूसरी विशेषता। तो भारतीयों को भी इसमें भाग लेने का, ठीक है, मिल गई छूट। और 1854 में जो मैकाले समिति है उसका गठन किया गया। फिर है केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें क्या किया, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया इसके द्वारा। क्योंकि संवैधानिक जो सुधार है वो धीरे धीरे हुए हैं, ठीक है, स्वतंत्रता तक धीरे धीरे इनमें सुधार होते गए। तो ये सारे के सारे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित थे। और इसमें क्या है, पूर्व की भांति समय निर्धारण नहीं किया गया कि ये कितने समय के लिए, पहले थे 20-20 बरस के लिए, जैसे 1833 के बाद 1853 में आया, ठीक है। इस तरह तो 20 साल का वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया। हालांकि बीच में 1833 से पहले 1813 में भी एक आया था, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। फिर है भारत शासन अधिनियम 1858। देखो अब तक था, भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है, तो भारत शासन अधिनियम अधिनियम आया 1858 में। क्यों आया कि इससे पहले जो 1857 था, 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। इसके कारण 1858 में भारत शासन अधिनियम लिया। इसका मकसद क्या है, इसके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, पहले कंपनी शासन करती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो कंपनी का शासन है वो समाप्त कर दिया गया। क्या किया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। कंपनी का शासन समाप्त किया, इसका मतलब क्या, तो अब जो भारत का शासन था सीधे ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज, यानी ब्रिटेन की जो महारानी या महाराजा थे उनके अधीन सीधा हो गया, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के अधीन, क्राउन या ताज के अधीन कर दिया गया। तो कंपनी का शासन कहां तक रहा, तो कंपनी का शासन रहा इस अधिनियम से पहले, ठीक है। 1858 में हमें डायरेक्ट जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया, ब्रिटिश राजा या महारानी थी उनके अधीन हो गया। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अब तक जो गवर्नर जनरल भारत का पद किया था 1833 में, गवर्नर
जनरल पद नाम था, भारत प्रशासन कंपनी की ओर से करता था उसका, उस पद नाम को चेंज करके अब नाम क्या किया, वायसराय। तो देखो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो उस समय 1857-58 में कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, और उसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था, विलियम बेंटिंक, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट में कहा, उस समय वो था। और वायसराय पद नाम चेंज किया 1858 में, तब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, तो वो बना भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, तो ये हो गया इसकी एक और विशेषता। फिर क्या है, नंबर 4 बात करूं इसकी, तो इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, ठीक है, निदेशक कोर्ट, इन दोनों को समाप्त किया गया। पहले था नियंत्रण बोर्ड, किसके लिए स्थापित किया था, तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और कोर्ट निदेशक ये थे कंपनी के व्यापार मामलों को देखने वाले। इन दोनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आगे से इनका काम नहीं। पांचवा, इसने ब्रिटेन में एक भारत सचिव पद का सृजन किया। भारत सचिव, जो भारत के मामलों को देखेगा ब्रिटेन में, और उनकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का भी गठन किया गया, भारत परिषद। अब भारत परिषद का गठन किया गया, जो इस भारत पर शासन के लिए इस भारत सचिव को सलाह देता था, सलाहकारी सदस्य सलाह का काम करता था। और भारत सदस्य परिषद था, उसमें कितने सदस्य थे, 15 सदस्य। ठीक है, तो नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट निदेशक की अब जरूरत नहीं थी, सीधा ब्रिटिश सरकार, और भारत सचिव होता था ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री होता था, उसको भारत सचिव कहते थे। उसकी सलाह के लिए भारत परिषद 15 सदस्य होती थी, उसको भारत पर शासन के लिए सलाह का काम करती थी। तो 1858 में क्या क्या चीजें थी, कंपनी का शासन समाप्त किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब शासन किसका था, सीधे ब्रिटिश हुकूमत। ठीक है, सीधे ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश जो महारानी थी या महाराजा था उनके अधीन आ गए, ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए। गवर्नर जनरल का पद नाम चेंज करके वायसराय कर दिया, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। और नियंत्रण बोर्ड या कोर्ट निदेशक वो समाप्त कर दिए गए जो पहले बनाए थे, और भारत सचिव के पद का सृजन किया। और भारत सदस्य परिषद, ठीक है, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जो भारत सचिव को सहायता देने के लिए थी। तो ये 1858 का हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट में बात करूं, अगला आता है भारत परिषद अधिनियम। अगले का नाम है भारत परिषद अधिनियम। अब इसकी ये आया कब, तो ये 1861 में आया। अब बात करें इसकी, तो इसकी क्या विशेषता थी, तो इसमें क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया थी, इसमें क्या है, भारतीय प्रतिनिधि शामिल करने की शुरुआत, भारत के स्थानीय, ठीक है ना, भारतीय प्रतिनिधि शामिल करने की शुरुआत। ठीक है, और 1862 में इसके लिए, 1862 में उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन कैनिंग ने बनारस के राजा थे, एक बनारस के राजा, 3 मेंबर को शामिल किया था, बनारस के राजा हो गए। ठीक है, फिर था पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद में मनोनीत किया।
तीन बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव है। इनको लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद में मनोनीत किया। विधान परिषद का काम कानून बनाना होता है, तो इनको मनोनीत किया। तो पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ठीक है, फिर क्या है, जो बंबई और मद्रास थी उनकी क्या की गई थी, विधान वाली शक्तियां छीन छीन ली गई थी। तो इनको क्या है, पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई। इस द्वारा पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। पहले छीन ली गई थी, देखो कब छीनी थी, देखो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा देखो बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां छीन ली गई थी 1833 में, और 1861 में वापस दे दी गई। फिर तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो बंगाल है और क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, और है पंजाब, इसमें भी विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, बंगाल में 1862 में, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1897। इनमें क्या किया, विधान परिषद का गठन, विधान परिषदों का गठन, यानी प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में किया गया। ये थी तीसरी विशेषता। फिर चौथी विशेषता की थी, क्या थी, कि वायसराय है जो भारत का ब्रिटिश सरकार की ओर से हेड होता था, वायसराय। ठीक है, उसको कार्य संचालन और के लिए नियम और आदेश बनाने की क्या दे दी, शक्तियां। की शक्तियां दे दी गई इनको। फिर लॉर्ड कैनिंग ने जो प्रारंभ की थी पोर्टफोलियो प्रणाली, उसको भी मान्यता दे दी गई। ठीक है, यानी लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था नियम और आदेश बनाने के लिए मंत्रियों का पोर्टफोलियो टाइप, ताकि वो काम किस तरह से करें, उसको मान्यता दे दी गई। कैनिंग के पोर्टफोलियो को मान्यता, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता। और ये पोर्टफोलियो प्रणाली दी थी किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। फिर क्या था, आपातकाल, आपातकालीन शक्तियां दी गई। ठीक है, तो आपातकाल के अंदर बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश की शक्ति किसको दे दी गई, वायसराय को। आपातकाल के अंदर वायसराय क्या है, बिना काउंसिल की, ठीक है, संस्तुति के भी क्या है, अध्यादेश बना सकता है, अध्यादेश पारित कर सकता है। कब, बिना काउंसिल या परिषद की संस्तुति या अनुमति की। तो ये आपातकालीन प्रावधान किया गया इसमें। तो 1861 में मुख्य रूप से तो क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया। तीन प्रतिनिधि, बनारस के राजा, फिर पटियाला के महाराजा, फिर दिनकर राव। ठीक है, बंबई और मद्रास को उनकी शक्तियां, जो विधायी शक्तियां छीन ली गई थी 1833 में, पुनः दे दी गई। और बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। और वायसराय को क्या है, नियम और आदेश देने की शक्तियां दे दी गई। ठीक है, और जो कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको भी मान्यता मिली, और आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति बिना काउंसिल या परिषद की संस्तुति के दे दी गई। तो ये था भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर नेक्स्ट बात करें
तो भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1892 की खास बात क्या थी, तो ये देख लेते हैं। तो केंद्रीय, ठीक है, केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषदों में क्या है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई। ठीक है, हालांकि बहुमत तो सरकारी सदस्यों का भी बना रहा, लेकिन गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। बहुमत हालांकि किसका था, सरकार के प्रतिनिधियों का ही था, लेकिन उसमें कुछ, ठीक है। फिर विधान परिषद है, और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए थे केंद्र और प्रांत दोनों में। ठीक है, तो विधान परिषद को क्या किया, बजट पर बहस कर सकते थे, अब पहले नहीं कर सकते थे, बजट पर बहस और चर्चा की अनुमति दी। और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विधान परिषदों का अधिकृत किया, बजट पर बहस और, ठीक है। फिर नेक्स्ट था, वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन की शक्ति थी। वायसराय को नामांकन शक्ति थी, यानी गैर सरकारी सदस्य हैं वो कौन नियुक्त करता था, वायसराय। बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो या फिर विधान परिषद हो, उसमें नियुक्ति कौन करेगा, नामांकन कौन करेगा, नामांकन की शक्ति किसके पास थी, ठीक है, किसी को लेना है उसमें विधान परिषद में तो कौन लेता था, वायसराय। नामांकन की शक्ति किसको, गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो सरकार के सदस्य नहीं हो, आम भारतीय कहने का। फिर नंबर 4 था, गवर्नर को जिला परिषद है, इसी तरह और नामांकन, ठीक है, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय है, व्यापार संघ है, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्य नियुक्ति की शक्तियां दी गई। ये सिफारिश करते थे और वो गवर्नर है वो उनमें क्या करता था, नियुक्त करने की शक्ति थी। तो गवर्नर कहाँ का होता था, प्रांतों का, और गवर्नर जनरल होता था वो पूरे देश का होता था, उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पहले ही कर दिया गया था। और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव, ठीक है, प्रावधान। गैर सरकारी सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति का क्या आधार था, सीमित, वो अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, जनता सीधे भाग नहीं लेती है, उनके कुछ प्रतिनिधि वगैरह भाग लेते हैं। तो इनमें जैसे जिला परिषद है, नगर पालिका है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबर, ये लोग भाग लेते थे। तो इस तरह सीमित और परोक्ष चुनाव पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति वो 1892 की विशेषता है। ठीक है, हालांकि चुनाव शब्द का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता है, हुआ था, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव इस तरह किया जाता। फिर नेक्स्ट है, अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बात करूं तो भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके बाद आया 1909। अब इसका दूसरा नाम भी प्रचलन में बहुत है, तो क्या नाम है, मार्ले मिंटो सुधार। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। 1900 मार्ले मिंटो सुधार क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में जो भारत सचिव थे
वो लॉर्ड मार्ले थे, और मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम से इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, कई बार प्रश्नों में पूछता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो इसके द्वारा आ गई। हालांकि अब केंद्रीय विधान परिषद और उनके आकार तो बढ़ाने लगे थे, ठीक है। तो ये जो 1892 के बाद से विधान परिषदों के आकार तो बढ़ने शुरू हुए थे। तो मैं लिख देता हूँ चलो इसको, हालांकि ये तो अब आपको मालूम ही होना चाहिए। तो इनमें सदस्य क्या थे, 16 से बढ़ा करके 60 कर दिए केंद्र की विधान परिषद में। विधान परिषद की बात हो रही है, केंद्र लिखा मतलब केंद्र की विधान परिषद, सदस्य संख्या ये बढ़ा दी गई, ठीक है। इसमें भी क्या है, सरकारी बहुमत रहा, अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत था, गैर सरकारी सदस्य थे लेकिन सरकारी बहुमत था अभी तक। फिर क्या क्या, प्रांतीय परिषदों का आकार भी बढ़ाया। तो प्रांतीय विधान परिषद थी, उनका आकार बढ़ा किया, और उसमें क्या है, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत किया, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य ब्रिटिश लोग होते थे और गैर सरकारी बाकी वाले भारतीय लोग, ठीक है। तो इसमें गैर सरकारी बहुमत हुआ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें थी लेकिन बढ़ाई गई थी। दूसरा, विधान परिषदों में चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया। पहले बहस होती थी सिर्फ बजट पे, अब क्या है, इसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछने लगे, अनुपूरक प्रश्न भी पूछने लगे, ठीक है। तो उस पे और कोई प्रश्न भी अब पूछ सकते थे बजट पर, संकल्प के दौरान बजट पे संकल्प ले सकते थे, ठीक है। तो ये तीसरा इसमें एक और सुधार था। चौथा, वायसराय और गवर्नर परिषद के साथ पहली बार किसी भारतीय को कार्यपालिका परिषद में सदस्य बनाया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत के विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है, किसको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कार्यपालिका में, ठीक है। गवर्नर की परिषद या वायसराय की परिषद जिसे हम बोलते हैं, गवर्नर जनरल की वायसराय की परिषद में। अब तक विधान परिषद में भारतीय कुछ जो गैर सरकारी थे बनते थे, अब कार्यपालिका में विधान परिषद का काम कानून बनाना होता है और कार्यपालिका काम उन कानूनों को लागू करना होता है। तो भारत जो वायसराय की परिषद थी वो क्या थी, कार्यपालिका एक तरह से। उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की पहली बार, वो थे, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको विधि सदस्य बनाया गया, विधि यानी कानून, तो विधि सदस्य बनाया गया। और पांचवी जो कई बार पूछी गई विशेषता है वो मैंने पहले ही बता दिया था, क्या है, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। अब इसमें मुस्लिमों के लिए अलग की, इसका मतलब क्या था, मुस्लिम प्रतिनिधि हैं को अब मुस्लिम लोग ही चुनेंगे, दूसरे लोग वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सांप्रदायिक जो है उसकी शुरुआत कहाँ हुई, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, तो ये 1909 के अधिनियम के द्वारा है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। बजट पर अब अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, और प्रांतीय विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत, लेकिन केंद्र में जो बढ़ाई थी विधान परिषद संख्या 60 की, लेकिन सरकारी बहुमत रखा गया, गैर सरकारी नहीं। तो ये हो गया भारत परिषद अधिनियम 1909। अब नेक्स्ट बात करें
इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919, इसका भी दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ठीक है, सुधार 1919। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919 का ही दूसरा नाम है। अब इसकी जो प्रमुख विशेषता है, कई बार एग्जाम में आती है, तो इसकी विशेषता है प्रांतों में द्वैध शासन लगाना। प्रांतों में द्वैध शासन लगाना। ठीक है, तो क्या किया इसमें, केंद्रीय और प्रांतीय विषय सूची अलग अलग कर दी। ठीक है, और प्रांतीय विषय हैं उन पर क्या किया, प्रांतीय विधान परिषदों को विधान बनाने का अधिकार दिया गया। तो इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय प्रांतीय सूची बनाएगी, लिस्ट बनाएगी कि भाई केंद्र है वो कौन सा काम करेगी और प्रांत यानी राज्य है वो कौन से काम करेंगे, ये सूची बनाएगी। ठीक है, फिर जो प्रांतों की सूची थी उसके भी दो भाग कर दिए गए। ठीक है, जो प्रांतीय सूची में जो विषय थे उसके दो भाग किए, एक तो हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। अब जो हस्तांतरित विषय थे, ठीक है, उन पर क्या था, अब प्रांतों में गवर्नर होते थे, केंद्र में गवर्नर जनरल या वायसराय नाम होता था, तो प्रांतों में राज्यों में कौन होते थे, गवर्नर। तो हस्तांतरित विषय हैं उन पर जो काम करेगा वो कौन करेगा, गवर्नर। लेकिन सहायता किसकी लेगा, जो वहां की विधान परिषद के जो मंत्री हैं उनकी। ठीक है, जो उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका परिषद की सहायता से ये काम करेगा। आरक्षित हैं उसमें गवर्नर इनकी बिना सहायता के काम करेगा अपनी मर्जी से। तो इस तरह से द्वैध शासन, दोहरा शासन हो गया। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, ठीक है, कुछ विषय उसमें गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकता था, और हस्तांतरित के अंदर गवर्नर है वो वहां की विधान परिषद के जो मंत्री वगैरह हैं उनकी कार्यपालिका है, ठीक है, उनसे सलाह मशविरा करके काम कर सकता था। तो इस तरह द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ, प्रांतों में। ठीक है, राज्यों में, अभी केंद्र की बात नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन है वो लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है, पहली बार द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब दो सदन। जैसे अभी भारत में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दो सदन है, ठीक है, संसद के। तो इस तरह द्विसदनीय। और क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। प्रत्यक्ष, इससे पहले कौन सी थी, अप्रत्यक्ष थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है पब्लिक खुद वोट देगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है उसका भी शुरुआत हुई, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोनों सदनों में जो बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। और द्विसदनीय, ठीक है, हो गई। फिर क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में से 6 में से, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, जो पिछली बार 1909 में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य चुना गया था, उसी वायसराय की जो कार्यकारिणी, ठीक है, कार्यकारी परिषद है, उसमें 6 सदस्य होते थे। तो 6 में से कितने, 3 भारतीय रखा जाना है। कितना, 3 भारतीय। बस एक पद था चीफ ऑफ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़कर उसको भारतीय
नहीं बनाया जा सकता, बाकी 6 में से 3 है वो भारतीयों द्वारा भरे जाने थे, तो उसमें 3 भारतीयों को हिस्सेदारी हुई। अब इसने क्या किया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, कहाँ से, 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसने उसको और आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ा करके क्या किया, सिख, ठीक है, भारतीय ईसाई हैं, ईसाइयों के लिए, और क्या है, आंग्ल भारतीय हैं, और यूरोपियन। आंग्ल भारतीय का मतलब है जिनके पूर्वज यूरोप के थे, ठीक है, इंग्लैंड के थे, और यूरोपीय, इनके लिए भी उसको बढ़ा दिया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग, और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन है, उसकी शुरुआत की गई, ताकि भारतीय लोग आपस में बंटे रहे। 1909 से इन्होंने ये शुरुआत की थी, इसको आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। फिर मताधिकार, तो मताधिकार सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, कितना था, सीमित था, बहुत कम, सीमित मताधिकार, लगभग 10% के आसपास लोग। और आधार क्या था मताधिकार, कौन, जो टैक्स देता हो शिक्षा के आधार पे, ठीक है, शिक्षा, कर, या फिर संपत्ति, इसके आधार पे वोट देते थे। जो संपत्ति वाले, पैसे वाले होते थे, टैक्स देते थे, जिनकी शिक्षा है, इसके आधार पे वो लोग वोट देते थे। प्रत्येक भारतीय को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए इसको सीमित मताधिकार कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, लंदन में, इसी के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का स्थान, भारतीय उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर कार्यालय का सर्जन किया गया, भारतीय उच्चायुक्त, ठीक है, लंदन में। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी, लोक सेवा आयोग का गठन। अब लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसका गठन कब किया गया, 1926 में। किस कमीशन की सिफारिश पे, तो ली कमीशन या ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग ने लोक सेवा आयोग की सिफारिश की थी, ठीक है, तो इसको ये कर दिया गया। फिर केंद्रीय बजट और राज्य बजट अलग अलग, ठीक है, बजट की बात करें तो उसमें केंद्र और राज्य का बजट है वो पहले एक साथ बनता था, अब केंद्र और राज्य दोनों का बजट पृथक पृथक बनेगा, ठीक है, तो इनको पृथक्करण किया गया। फिर इसमें व्यवस्था थी कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या किया जाएगा, एक वैधानिक आयोग, इन सुधारों को के बारे में अध्ययन करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान था। और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार ने बताया था कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी का मतलब है कि जो शासन कर रहे हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने इसकी घोषणा की थी। तो 10 साल के बाद एक विधि आयोग का गठन करना था, तो 1919 में ये जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके 10 साल हो रहे थे 1929 में, लेकिन किया क्या, उससे 2 साल पहले ही यानी 1927 में ही इसके लिए साइमन आयोग का गठन कर दिया गया, साइमन आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है, 1927 में, 2 साल पहले। ये क्या था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग था, 7 सदस्य आयोग था। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था, भारतीय एक भी नहीं था। 7 के 7 सदस्य कौन थे, ब्रिटिश लोग थे, तो भारतीय एक भी नहीं होने के कारण साइमन कमीशन का भारतीय लोगों ने किया बहिष्कार। साइमन
जब भारत आया तो लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए कि साइमन वापस जाओ। और इसी दौरान जो साइमन के विरोध के दौरान प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को अंग्रेज अधिकारी की जो लाठी लगी थी उसके कारण उसकी उनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। तो इसने क्या किया, आया और उसने अपनी रिपोर्ट है वो फिर क्या है 1930 में दी। 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। भारत के सभी दलों ने इसका क्या किया था, बहिष्कार, कांग्रेस सहित। ठीक है। अब इस पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ठीक है, 1930, 1931 और 1932। यहाँ पे पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पहली में कांग्रेस ने भाग लिया नहीं और तीसरी में भी नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी और इरविन के बीच समझौता होने के कारण गांधी जी ने भाग लिया कांग्रेस की ओर से, गांधी जी ने। बाकी सभी सम्मेलनों में अंबेडकर जी ने और इन्होंने भाग लिया था, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, उसके बाद गांधी जी ने भाग लिया था। उस समय गांधी जी भाग लेने गए, उस समय गांधी जी को देखकर चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा था। ठीक है, तो ये था जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने हिस्सेदारी की थी, बाकी किसी में नहीं की। उसके बाद आया 1932 में बात करूं, सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, या सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। ये क्या था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया, अगस्त 1932 के अंदर जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली थी, इसका विस्तार करते हुए दलितों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों के लिए, हिंदुओं से अलग करके दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान था इसमें। इस बात से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। गांधी जी उस समय जो पुणे है उसकी यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल पुणे के अंदर। और वहीं पर क्या किया, गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने अनशन शुरू किया, उसके बाद 1932 के अंदर पूना पैक्ट, एक समझौता हुआ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ। उसके तहत क्या है कि दलितों के लिए अलग से आरक्षित की गई थी, अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की गई थी। उसमें क्या था कि दलितों का चुनाव दलित लोग ही करेंगे। लेकिन पूना पैक्ट के द्वारा गांधी जी ने क्या और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ कि दलितों के लिए सीटों का आरक्षण हम डायरेक्ट दे देंगे उसी के अंदर से, और जितनी वैसे पृथक निर्वाचन से सीटें मिल रही थी उससे भी ज्यादा दी इसके द्वारा दलितों के लिए। तो इस तरह पूना पैक्ट हो गया। उसके बाद गांधी जी का अनशन तोड़ दिया गया। ठीक है, तो पूना पैक्ट किसके किन किन के बीच में हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कारण जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उसी कारण से गांधी जी दुखी हुए और अनशन शुरू कर दिया था जेल में। उनके बाद कई लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर जी को मनाया और उस पर समझौता हो गया। ठीक है, उसके बाद संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, यानी अब दलितों के लिए अलग से निर्वाचन नहीं होकर के संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था में ही चुनाव होने लगे और आरक्षण दलितों को अंदर से ही उनमें से सीटों में से ही दे दिया गया। ठीक है, तो ये था 1932 का के बारे में।
उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सबसे पहले इसकी विशेषता थी कि इसने अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। हालांकि इसमें है जो रियासतों का शामिल होना अपनी इच्छा पे निर्भर था, इसलिए इसमें रियासतें शामिल हुई नहीं और ये संघ कभी भी पूर्ण रूप नहीं ले पाया, यानी संघ नहीं बन सका। ठीक है। फिर क्या था? जो विषय थे, सूचियों का 3 भागों में बांटा। ठीक है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची पे केंद्र, संघीय सूची पे क्या है? केंद्र कानून बना सकती थी, राज्य सूची पे प्रांत। ठीक है। और समवर्ती सूची है, उस पर क्या था? दोनों कानून बना सकते। और उसके अलावा इन तीनों में नहीं आए वो क्या थी? अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई किसको? वायसराय को। ठीक है। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां दे देगी। संघ सूची में उनपे संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची पे प्रांत या राज्य, और समवर्ती सूची पे दोनों, और इन तीनों में नहीं आया वो अवशिष्ट शक्तियां, और वो वायसराय के पास थी। ठीक है। फिर इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता है कि प्रांतों में जो 1919 में द्वैध शासन स्थापित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रांतों में द्वैध शासन कब स्थापित किया था? 1919 में। तो 1919 वाले जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको इस बार समाप्त किया। प्रांतों में द्वैध शासन का इसके द्वारा अंत। द्वैध शासन क्या कर दिया? अंत कर दिया। ठीक है। अब प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया, इसका मतलब क्या किया? प्रांतों को स्वायत्तता, स्वायत्त। तो प्रश्न आए प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया? 1935 के अधिनियम द्वारा। और प्रांतों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई? 1935 के अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी। प्रांतों को स्वायत्तता है मतलब प्रांत है, राज्य है, वो अपना निर्णय खुद ले पाते थे। फिर क्या है? अब प्रांतों में द्वैध शासन तो समाप्त कर लिया, लेकिन इस बार क्या किया? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। केंद्र में क्या किया? द्वैध शासन। ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी सरकार मतलब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के प्रति, वो गवर्नर है, वो उनकी मदद से शासन करेंगे। अब केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। द्वैध शासन का मतलब है वही हस्तांतरित, 2 सूचियां बना दी गई, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित पे वायसराय खुद डिसीजन लेगा, और हस्तांतरित पर जो विधान परिषद के जो कार्यपालिका के मेंबर है उनकी सहायता से काम करेगा। तो केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ कर लिया। फिर क्या है नंबर और विशेषता इसकी? 5वें नंबर की मैं बात करूं तो 11 प्रांत थे, उसमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की। द्विसदनीय विधान परिषद, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद का गठन किया। 2 सदस्य बना दी गई, 2 सदन बना दिए गए। ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद 6 में। ये नाम कौन कौन से ये देख लेना आप लोग। ठीक है।
वैसे बंगाल, बंबई और बिहार, तीन तो ब पे नाम है, बंगाल, बंबई और बिहार। और फिर क्या है, असम, संयुक्त प्रांत और ये है, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट है, इस बार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसको सांप्रदायिक को धीरे धीरे विस्तार करते गए। 1900 सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हुई। 1919 में और सिख हैं, ईसाई है, उनके लिए भी शुरुआत कर दी गई। 1935 तक आते आते दलित, मजदूर सबके लिए कर दिया गया, ठीक है। तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। और जो भारत परिषद अधिनियम, जो भारत परिषद का गठन किया था ना, भारत परिषद का कब किया था, कंपनी का शासन समाप्त करके 1858 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। तो भारत परिषद थे, उसको क्या कर दिया गया, इसके द्वारा समाप्त कर दिया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो उसके भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्य थी भारत परिषद, उसको समाप्त कर दिया गया इसके द्वारा। फिर मताधिकार है, उसका विस्तार करके लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया। सीमित मताधिकार था, ठीक है। 1935 तक आते आते 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ। फिर क्या है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो आरबीआई, रिजर्व बैंक की स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। तो इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। संघ, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान इसमें किया गया। हालांकि लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1919 के अधिनियम में था और 1926 में उसकी स्थापना कर ली गई थी। और फिर क्या है, 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या है, संघीय न्यायालय की स्थापना। तो इन सब अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बात करूं 1909, 1919 और 1935, ठीक है। बाकी छोटी छोटी बातें हैं। 1773 से स्टार्ट, पहला बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल करना कहने लगी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई उसके द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी पर नियंत्रण के लिए। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले अलग अलग कर दिए गए। व्यापारिक मामलों के लिए कौन था, तो व्यापारिक मामलों के लिए आप बोलोगे कि निदेशक मंडल। और जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए कौन था, तो उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर 1833 का भारत जो चार्टर एक्ट था 1833 का, वो आता है। उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों को समाप्त कर दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और फिर इसी तरह सुधार होते होते 1853, फिर 1858 में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मार्लियामेंटो सुधार में। फिर मॉन्टेग्यू सैमफोर्ड सुधार आता है 1919 में। उसको, उसकी प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन, कई बार पूछा गया है। 1935 की प्रमुख विशेषताएं कई है, उनमें से प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करना, प्रांतों को स्वायत्ता देना, वही बात है। या प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, वही बात है। इसमें क्या है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ठीक है। भारत परिषद समाप्त कर दी गई, आरबीआई की स्थापना की, संघीय न्यायालय बनाया, ठीक है। और तो इस तरह से कई सुधार अब तक हुए। तो ये 1935 का अधिनियम था। उसके बाद नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम है अधिनियम आता है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये आता है 1947 के अंदर, ठीक है, 1947 में। इससे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में आया और कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो क्रिप्स का तो बहिष्कार किया था और कैबिनेट को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
इसकी कुछ डेट्स की बात करूं तो 20 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। तो उन्होंने क्या की, उन्होंने घोषणा की भारतीय स्वतंत्रता की, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। सॉरी, 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की कि 30 जून तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और 3 जून 1947 को आई माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना की थी, क्या थी? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है, इसको स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ब्रिटेन की संसद में रखा गया। और ये 18 जुलाई 1947 को वहां की जो महारानी थी उससे राजशाही संस्तुति मिली, यानी उस पे साइन हो गई। ठीक है, तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके द्वारा घोषणा कर दी गई कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, अब भारतीय संघ जो भारत में शामिल होना चाहे वो रियासतें शामिल हो सकती है, नहीं होना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। और कुछ जगह जहाँ जो मुस्लिम बाहुल्य आबादी थी वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, बाकी भारत के अंदर। और जहाँ पे मिक्स है वहां पे जनमत संग्रह के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया, जनमत संग्रह के माध्यम से कि भाई पाकिस्तान में मिलना चाहते हो या भारत में मिलना चाहते हो। तो इस तरह भारत का विभाजन भी हो गया, भारत को स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता तक जो ब्रिटिश अधिनियम बने थे भारत को शासन करने के लिए, उनके बारे में हमने अपनी बात की। तो मैं समझता हूं आज के लिए बस इतना ही। और बाकी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में आपको मालूम होना चाहिए ब्रिटिश शासन वाले पहले वाले सभी, जैसे वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, अब गवर्नर जनरल वापस नाम दे दिया गया। ठीक है, और क्या था, ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था, भारत के मामलों को देख रेख करता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि भारत को स्वतंत्रता देनी थी, उसकी जरूरत थी नहीं। अब ब्रिटेन का कोई भी कानून है वो भारत में लागू नहीं होना था। ब्रिटेन डोमिनियन उपनिवेश के रूप में भारत नहीं रहना था। भारत अपनी संविधान सभा के माध्यम से अपना जो संविधान है वो खुद बनाएगा, इस तरह की व्यवस्था उसमें थी। तो इस तरह से भारत स्वतंत्र तो हो गया, और स्वतंत्रता के बाद शुरुआत होती है संविधान निर्माण की। तो संविधान का निर्माण किस तरह हुआ, संविधान सभा है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।